नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईवीएम के खिलाफ देश भर में आंदोलन के ऐलान की, महाराष्ट्र में सरकार गठन पर फंसे पेच की। देखेंगे संविधान दिवस के दिन मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने लगाए क्या आरोप, संभल हिंसा में क्यों बीजेपी सरकार पर उठ रहे हैं सवाल, जानेंगे अडानी के खिलाफ क्यों हुई एनडीए की सरकार, और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण का 92% काम हुआ पूरा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का किया था वादा। झारखंड जीतने के बाद हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी से की मुलाकात, शपथ ग्रहण समारोह का दिया न्योता। राज्यसभा की 6 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान, 20 दिसंबर को होगा मतदान, इसी दिन आएंगे नतीजे। वक्फ पर 27 नवंबर को दोपहर 3 बजे होगी जेपीसी की बैठक, बिल के मसौदे पर सदस्यों के बीच होगी चर्चा, शीतकालीन सत्र में पेश होना है वक्फ संशोधन बिल। और शेयर बाजार में गिरावट, 105 अंकों की गिरावट के साथ 80,004 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 27 अंकों की गिरावट के साथ 24,194 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बवाल मचा हुआ है। नतीजों में महायुति को अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली है, लेकिन ये जीत सवालों में है। विपक्ष इसे ईवीएम की जीत बता रहा है। इसे लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बवाल है और अब विपक्ष ने ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। ईवीएम के खिलाफ विपक्ष हल्ला बोल की तैयारी में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान कर दिया है कि अब ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए। विपक्ष इसके खिलाफ देश भर में बड़ा आंदोलन करेगा। खड़गे ने कहा कि हमको ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। हमने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव के लिए एक देशव्यापी अभियान चलाएंगे। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के साथ शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी की तरफ से भी अब सवाल उठाए दिए गए हैं। एनसीपी के जितेंद्र अवार्ड ने कहा कि चुनाव में कुछ तो बड़ा हुआ है। चंद्रपुर की सीट पर लोकसभा में हम 2,40,000 वोटों से, लेकिन विधानसभा में ये पूरी लीड तो गायब हुई ही, साथ ही 1 लाख वोट और कम हो गया। ये ईवीएम का ही खेल हो सकता है। अवार्ड ने आगे कहा कि एक परिवार में 32 वोट थे, सभी ने वोट दिया, लेकिन उनके परिवार के उम्मीदवार को 0 वोट दिखाया गया। दूसरी तरफ शिवसेना यूवीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि चुनाव के दौरान ईवीएम को लेकर 450 शिकायतें आईं। चुनाव आयोग को इसके बारे में जानकारी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नासिक में एक उम्मीदवार को सिर्फ 4 वोट मिले, जबकि उसके परिवार में ही 65 सदस्य हैं और सभी ने कहा है कि उन्होंने वोट दिया है। साफ है ईवीएम में बड़ा खेल हुआ है। उन्होंने कहा कि महायुति के ज्यादातर उम्मीदवारों को 1.5 लाख वोट मिला। उन्होंने ऐसा कौन सा क्रांतिकारी काम कर दिया जिससे वोट अचानक बढ़ गया, और अब विपक्ष की तरफ से ईवीएम के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने की तैयारी हो गई है। ईवीएम के खिलाफ विपक्ष का गुस्सा अब फूट पड़ा है। विपक्ष बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग कर रहा है। पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र के नतीजे सवालों में हैं। वैसे सवाल इस समय महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर ही उठ रहे हैं। ईवीएम पर भी और सरकार गठबंधन पर भी। नतीजे आए हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन सीएम किस दल का होगा ये महायुति में तय नहीं हो पा रहा है और अब तो बात एक दूसरे को धमकाने तक पहुंचती दिख रही है। देखिए ये रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे के खिलाफ बीजेपी की बड़ी साजिश सामने आई है। मोदी सरकार के मंत्री रामदास आठवले ने ऐलान कर दिया है कि शिंदे की जगह बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनना चाहिए। अगर शिंदे नहीं मानते हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए और अजीत पवार के साथ बीजेपी को सरकार बनाना चाहिए। आठवले के बयान से माना जा रहा है कि बीजेपी ने शिंदे को धोखा देने की तैयारी कर ली है, जबकि शिवसेना का दावा है कि जीत शिंदे के नाम पर मिली है। अगर शिंदे के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाता तो मराठा समुदाय का वोट जिस तरह लोकसभा में नहीं मिला था, उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी नहीं मिलता। जीत का पूरा श्रेय शिंदे को जाता है, लेकिन बीजेपी शिंदे को ना तो जीत का श्रेय देना चाहती है और ना ही सीएम पद देने को तैयार है। इस बीच कहा जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। देवेंद्र फडणवीस हो या कोई दूसरा बीजेपी नेता, लेकिन सीएम बीजेपी का ही होगा।
इस बीच एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल ने नई सरकार गठन तक उन्हें कार्यवाहक सीएम की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन जिस तरह से सीएम पद को लेकर महायुति में टकराव बढ़ता जा रहा है और शिंदे ने साफ कर दिया है कि वो सीएम पद से अपना दावा नहीं छोड़ेंगे, उससे बीजेपी के अंदर परेशानी जरूर बढ़ती दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि शिंदे ने 2019 में जैसे उद्धव के लिए अपनाए थे वैसे ही तेवर वो अब अपना सकते हैं, यानी जरूरत पड़ने पर वो एनडीए छोड़ सकते हैं। अब सभी की नजरें महाराष्ट्र पर टिकी हुई है कि क्या सीएम पद के लिए इस बार भी एनडीए टूटेगा। महाराष्ट्र चुनाव हो या झारखंड का, इस बार संविधान का मुद्दा छाया रहा। यहां तक कि पीएम मोदी को भी संविधान पर सफाई देनी पड़ी और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी था। ताल कटोरा स्टेडियम में इसे लेकर कार्यक्रम हुआ, जिसमें राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। तो क्या कहा राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शिरकत की। इस दौरान राहुल गांधी ने संविधान के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने संविधान दिवस पर कहा कि संविधान अहिंसा का रास्ता दिखाता है, संविधान हिंसा की इजाजत नहीं देता। राहुल ने संविधान की प्रति अपने हाथ में लेकर कहा कि क्या इसमें सावरकर जी की आवाज है? क्या इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लोगों को मारा जाना चाहिए या झूठ का इस्तेमाल करके सरकार चलानी चाहिए? ये सत्य और अहिंसा की किताब है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जहां भी हमारी सरकार आएगी, जिस स्टेट में, चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, और आने वाले समय में जहां भी हमारी सरकार आएगी, हम उसी प्रकार से जाति जनगणना कराएंगे। संबोधन के बीच में अचानक उनका माइक बंद हो गया। उनका माइक काफी देर तक बंद रहा, लेकिन जब उनका माइक ठीक हुआ तो राहुल ने कहा कि जितना माइक बंद करना है कर लो, मैं फिर भी बोलूंगा, मैं अपनी बात पूरी करके रहूंगा। उन्होंने कहा कि देश में पिछले 3000 सालों से जो भी दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, गरीबों की बात करता है, उसका माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल ने आगे कहा कि मैं जो बोलना चाहूंगा बोलूंगा। यहाँ पीछे रोहित वेमुला की फोटो है, वो बोलना चाहता था लेकिन उसकी आवाज छीन ली गई। राहुल गांधी की तेवरों से साफ है कि वो मोदी सरकार को संविधान में बदलाव नहीं करने देंगे। संविधान पर मोदी सरकार पहले से ही घिरी हुई थी और अब बीजेपी यूपी के संभल पर भी घिर गई है। यहाँ हुई हिंसा के पीछे प्रशासन की नाकामी बताई जा रही है। इस बीच राहुल गांधी वहां जाने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी के संभल में हिंसा को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। इस हिंसा के बाद अब जहां जिले में स्कूल खोल दिए गए हैं तो इंटरनेट सेवाएं अभी भी बंद है। पूरे शहर में आरएएफ पुलिस फोर्स के साथ मार्च कर रही है। जामा मस्जिद जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग है। हिंसा प्रभावित इलाके में अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। ज्यादातर लोग घर छोड़कर चले गए हैं, घरों के बाहर ताले लटके हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संभल जाएंगे, वे पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। हालांकि अभी दिन तय नहीं हुआ है। इधर अखिलेश यादव ने संभल हिंसा पर दिल्ली में कहा, हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां जाना चाह रहा है, लेकिन उन्हें वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। बाद में मैं भी जाऊंगा। पुलिस झूठ बोल रही है। जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जहां जान चली गई वहां उत्सव कैसे मनाया जाए, पूरी गलती सरकार की है। एक बार जब सर्वे हो गया तो दोबारा क्यों करवाया गया? वहां पर कोई जा भी नहीं सकता है। ये बीजेपी के लोग हैं जो संविधान से नहीं चलते। दरअसल संभल हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संभल जाकर वहां लोगों से मिलकर रिपोर्ट तैयार कर अखिलेश यादव को सौंपने वाला था, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। इस बारे में प्रतिनिधिमंडल के लीडर माता प्रसाद पांडे ने डीजीपी से जब बात की तो डीजीपी ने कहा कि स्थिति सामान्य होने पर 3 दिन बाद आप लोग जा सकते हैं। बता दें कि 25 नवंबर को संभल के सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क और सदर विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर हिंसा भड़काने की एफआईआर दर्ज की गई थी। साथ ही पुलिस ने हिंसा से जुड़े मामले में 7 एफआईआर दर्ज की। इनमें 6 नामजद और 2500 से भी अज्ञात है। अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी और पथराव हुआ था, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। संभल में हिंसा का दोषी कौन, आखिर क्यों संभल में हिंसा भड़काई गई? कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। उसके लिए सबसे पहले शांति जरूरी है। अब इस मामले में एनडीए के दलों में ही टकराव दिख रहा है, तो एक और मामले में एनडीए के अंदर टकराव के हालात बन गए हैं और ये मामला है अडानी का। तो कैसे अडानी एनडीए सरकार की बने मुसीबत, देखिए ये रिपोर्ट। गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा है। आंध्र प्रदेश सरकार अडानी समूह से जुड़े पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। अमेरिका में सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के आरोप के बाद बिजनेसमैन गौतम अडानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब आंध्र प्रदेश सरकार फाइलों की समीक्षा कर रही है।
खबर आ रही है कि सरकार द्वारा पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। आंध्र सरकार ने ये कदम अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी और उनके सहयोगियों के खिलाफ अमेरिका में आरोप तय होने के बाद उठाया है। अमेरिकी अधिकारियों ने अडानी और उनके सहयोगियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 2021 से 2022 के बीच उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सोलर एनर्जी की सप्लाई से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर $265 मिलियन यानी कि 2100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। हालांकि अडानी ने इन आरोपों को निराधार बताया है। अब आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पायाबुला केशव ने बताया कि राज्य सरकार पिछली सरकार के सभी आंतरिक फाइलों की जांच कर रही है जिनके तहत से कथित गड़बड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि हम ये भी देखेंगे कि आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार इस पर बारीकी से ध्यान दे रही है। अडानी के खिलाफ एनडीए की सरकार के सख्त तेवर इससे पहले नहीं देखे गए। एनडीए सरकार, खासतौर पर केंद्र की मोदी सरकार पर अब तक ये आरोप लगते रहे हैं कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए वो दूसरी कंपनियों का बड़ा नुकसान करा देते हैं। सरकार की इसी तरह की नीति के चलते 5 साल में 40,000 कंपनियां दिवालिया हो गई हैं। ये बात सरकारी रिपोर्ट में ही सामने आई है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में कॉर्पोरेट कंपनियों को लेकर बुरी खबर सामने आई है। हाल ही में कॉर्पोरेट मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में यह सामने आया है कि अप्रैल 2018 से सितंबर 2024 तक कुल 40,943 कंपनियां दिवालिया घोषित हो चुकी हैं। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के सवाल का जवाब देते हुए मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इस अवधि में कितनी कंपनियां दिवालिया घोषित हो चुकी हैं। मंत्रालय की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 6 सालों में दिवालिया होने वाली कंपनियों की संख्या में लगातार इजाफा देखा गया है। साल 2018 से अब तक के सालाना आंकड़ों की बात करें तो कॉर्पोरेट मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल 2018 और मार्च 2019 के बीच 9,243 कंपनियां दिवालिया घोषित की गईं। अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक 12,373 कंपनियां दिवालिया घोषित हुईं। वहीं कोविड के दौर में अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच 3,392 कंपनियां दिवालिया घोषित हुईं। तो वहीं अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच 4,855 कंपनियां दिवालिया घोषित हुईं। अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक 4,730 कंपनियों ने खुद को दिवालिया घोषित किया। कंपनियों ने दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया पूरी की और अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक ये संख्या 4,014 रही। इस साल के पहले 6 महीनों में अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक 2,336 कंपनियां दिवालिया घोषित हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक दिवालिया कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से जुड़ा एक और अहम आंकड़ा सामने आया है। कॉर्पोरेट मंत्रालय की माने तो इस दौरान कुल 3,396 कंपनियों से करीब 3,76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की जा चुकी है। इन आंकड़ों को देखें तो लगातार पूरे देश में दिवालिया हो रही कंपनियों की संख्या में बढ़ोतरी चिंता का विषय बन गई है। 2018 के बाद से 40,000 से ज्यादा कंपनियां दिवालिया हो गई। जाहिर सी बात है कि इसमें काम करने वाले लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इसके पीछे सरकार की नीतियों को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। मोदी सरकार इसे लेकर घिरती दिख रही है तो हिंदुस्तान के पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो सरकार के खिलाफ बवाल मच गया है। इमरान समर्थकों ने राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा सा कर लिया है। जबरदस्त हिंसा में 10 लोगों की अब तक जान भी चली गई है। पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। इस्लामाबाद में इमरान खान के समर्थक और सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक झड़प चल रही है। पूरे इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इमरान खान की पार्टी पीटीआई के हजारों समर्थक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल से रिहाई की मांग को लेकर इस्लामाबाद में आज उनके समर्थकों ने मार्च निकाला। इस दौरान सुरक्षा बलों और हजारों समर्थकों के बीच झड़प हुई। सुरक्षा बलों ने समर्थकों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और सेना पर पत्थर फेंके। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में अब तक 4 पाकिस्तानी रेंजर, 2 पुलिसकर्मी सहित 10 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तानी रेंजर्स पर इमरान समर्थकों ने गाड़ियां चढ़ा दी। हिंसक टकराव में 500 से ज्यादा जवान घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद सरकार की तरफ से अनुच्छेद 245 के तहत सेना को बुलाया गया है और देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने समर्थकों से अपील की है कि वो राजधानी पहुंचे और अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखें। उन्होंने इसे केवल इमरान खान की रिहाई का मुद्दा नहीं बल्कि देश और उसके नेतृत्व की लड़ाई बताया है। बुशरा का दावा है कि ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होती। दरअसल जेल में इमरान खान ने 13 नवंबर को एक संदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को सीधा आदेश देते हुए कहा था कि 24 नवंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाए, जिसके बाद अब उनकी रिहाई को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है, जो कि हिंसक रूप लेता जा रहा है।
और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आज रस्मी तौर पर फिर से संविधान को देश में याद किया गया। कितना अजीब लगता है ना, जिसको हम मानना नहीं चाहते हैं लेकिन उसकी बरसी को मनाना पड़ता है। अगर वाकई में संविधान का आदर किया जाए तो ये शपथ ली जानी चाहिए थी आज कि संविधान में लिखी हुई हर बात का हम लोग पूरी तरह से पूरे आदर के साथ में पालन करेंगे, क्योंकि संविधान देश की लाइफलाइन है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।